हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर दर्पण। इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन के नियम पूछा है, तो परावर्तन किसको कहते हैं इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो आप परावर्तन की अगर बात कीजिएगा तो परावर्तन आपका दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परावर्तन कहते किसको हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि परावर्तन दो प्रकार का कौन कौन होता है। तो प्रकाश को किसी चीज से लौट कर करके अपने ही माध्यम की प्रकाश को किसी से टक्कर करके अपने ही माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ये आपका कोई वस्तु है और प्रकाश इधर से गई और टक्कर कर करके वापस आ गई। तो अगर टक्कर करके वापस आ गई तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के दो नियम। अगर यही प्रकाश इसको से सीधा इधर पार कर जाती तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्वेश्चन कर रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसके नियम कितने हैं। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं, और वो दो नियम कौन कौन है चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है, कोई भी प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई अपारदर्शी वस्तु है और इधर से टक्कर कर कर करके कोई प्रकाश आ रही है। तो जब ये प्रकाश निर्गत होगा यानी निकलेगा, तो जय डिग्री के कोण से ये प्रकाश आएगा, बीच में इसमें अभिलंब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो जितना डिग्री के कोण से ये प्रकाश आएगा उतना ही डिग्री के कोण से आपको निकल जाएगा। तो पहला नियम हो गया, इस आपतित किरण को आई और निर्गत किरण को आर। तो पहला नियम क्या हो गया, आई बराबर आर, आई बराबर आर। दूसरा नियम क्या होता है कि ये जो आपतित किरण है ये और ये निर्गत किरण और इस बिंदु पर डाला गया काल्पनिक अभिलंब, ये अभिलंब तीनों एक ही सिध में होगा, न कि आगे पीछे। तो दूसरा क्या होता है, तो आपतित किरण, निर्गत किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक ही सिध में होता है। तो परावर्तन के कितने नियम हुए, दो नियम। परावर्तन किसको कहते हैं, तो प्रकाश को टक्कर कर किसी माध्यम से अपने ही दिशा में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दो नियम। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो गया, दो। चलिए इसको देखिए, इसी को यहाँ पर समझाया हुआ है कि ये वाला जो किरण है ये आ रही है, तो आ रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण को क्या बोला जाएगा, आपतित किरण। और यही जब टक्कर करके वापस जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। तो ये वाला आपका हो जाएगा निर्गत किरण। इसी तरह से आप यहाँ देखिएगा, तो प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम है कौन कौन से हैं, तो वही नियम यहाँ पास लिखा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं कौन कौन। तो पहला है आपतित किरण यानी ये वाला किरण, परावर्तित किरण यानी ये वाला किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यानी कि ये वाला बिंदु जो है, इस बिंदु का आपतन बिंदु बोलते हैं, इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु, इसे आपतन बिंदु बोला जाता है। और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यानी कि ये तीनों के तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही सिध में होते हैं। दूसरा क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात
साइन आई जो होता है साइन आर के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर हम बताएं कि आई बराबर आर होता है। इसका सही आंसर 2 है कि प्रकाश परावर्तन के अनुसार, तो प्रकाश परावर्तन के अनुसार आप देखिएगा तो इसमें 2 चीज़ें होती है। पहला तो होता है कि एंगल जो आई है वो बराबर होता है एंगल आर का। तो ऑप्शन के अनुसार आप मारिएगा जो देगा, हम आपको पूरा बता देते हैं। और दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है वो है आपका अभिलंब यानी पी, आपतित किरण यानी कि आपतित किरण और तीसरा जो है परावर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं, एक ही सिध में होते हैं, माने एक ही समतल में होते हैं। तो यही आपसे यहाँ पास पूछा था कि प्रकाश के परावर्तन के अनुसार क्या होता है। तो आई जो होता है बराबर होता है आर का, और आप पर अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई जो है बराबर होगा आर। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन में नहीं दे तो फिर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण की अगर बात कीजिएगा तो जो समतल दर्पण होता है, जैसे मान के यहाँ हम चलते हैं कि यहाँ पास कोई दर्पण है, तो दर्पण का एक साइड जो होता है वो राजतीत होता है इस तरह से, और यहाँ कोई व्यक्ति जो है खड़ा है, यहाँ पास आपका कोई व्यक्ति है खड़ा है। तो अगर ये व्यक्ति खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में। तो इसका प्रतिबिंब के कुछ जो होते हैं गुण होते हैं। गुण क्या होता है, तो आइए इसको भी समझते हैं। इसका पहला गुण होता है समतल दर्पण का कि प्रतिबिंब बराबर बनता है, यानी जितना बिंब रहेगा इसको बिंब बोलते हैं, और इसको में जो यहाँ इमेज बनेगा यहाँ उसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसमें बिंब और बिंब के साइज को हम एच से दर्शा दे रहे हैं और प्रतिबिंब की साइज को एच डैश से दर्शा दे रहे हैं। तो एच जो है वो हमेशा बराबर होता है किसका, एच डैश का। दूसरा कि इसका जो डिस्टेंस होता है वस्तु से दर्पण की, उस जितना डिस्टेंस होगा उतना ही दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी कि U जो होता है वो बराबर होता है किसका, V का। यानी वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, वो प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। उल्टा कहने का मतलब पार्श्व उल्टा, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा उसको कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पर मान के चलिए कि राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है इस प्रतिबिंब का, तो अगर इसका लेफ्ट हैंड है तो ये वाला राइट होगा। तो जब इसमें बनेगा, इसमें इमेज बनेगा दर्पण में, तो इसका हैंड उलट जाएगा। जो लेफ्ट इसमें दिख रहा है वो दर्पण में आपको राइट दिखने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ एक व्यक्ति यहाँ पास क्या है, खड़ा है, ये बच्चा जो है यहाँ पास खड़ा है, और इसमें अगर आप देखिएगा तो इसका जो राइट हैंड है इस प्रतिबिंब में यहाँ पास लेफ्ट दिखा रहा है। लेकिन जो साइज इसका है ये बच्चा का, जैसे मान के चलिए कि ये 5 फीट का है, तो दर्पण में भी जो इसका बिंब बनेगा, इसका यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो भी आपका कितना होगा, 5 फीट। यहाँ से यहाँ दूरी जितना होगा उतना ही दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी होगी। लेकिन इसका राइट हैंड जो है ना, इस दर्पण में इसको क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। तो ये क्या होता है, समतल दर्पण का गुण। एक और क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब इसमें से 3 में से कोई हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है, कोई हो सकता है। तो चलिए आंसर देखते हैं।
देखिए आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा। तो सीधा यहाँ पर आपको हम बताएं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। देखिए ये प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, यहाँ जैसा है वैसा। लेकिन सीधा कहने का मतलब है कि पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। और पार्श्व उल्टा का मतलब होता है आपका जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, और जो राइट है वो क्या दिखेगा, आपका लेफ्ट दिखेगा। बस चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पास इसको समझिए कि समतल दर्पण है, जैसा अभी आपको हम बताएं समतल दर्पण है ये आपका क्या होता है, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए ये आपका क्या है, ये आपका समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पास क्वेश्चन में क्या है कि वक्रता त्रिज्या। तो देखिए किसी चीज की अगर आप बात कीजिएगा तो जब गोल रहेगा तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है, लेकिन जो चीज एकदम आपका सीधा हो उसकी त्रिज्या होता ही नहीं है। इसको एकदम लंबा पूरा लेकर के जाइएगा तो एक लास्ट पता ना कब इसका एक त्रिज्या हम लोग मान सकते हैं, इसको त्रिज्या को हम लोग मान सकते हैं, लेकिन त्रिज्या होती नहीं है। इसीलिए क्या कर दिया जाता है कि जो समतल दर्पण होती है उसकी त्रिज्या अनंत होती है। जैसे आप यहाँ पास देखिए, क्या ये आपको गोल है, कर्व है, सर्किल है, नहीं है, तो क्या इसकी त्रिज्या होगी, होगी, लेकिन बहुत दूर कहाँ होगा कोई इसका अता पता नहीं है। इसीलिए समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, त्रिज्या अनंत होती है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या कहिए एक ही चीज़ है, वो क्या होती है आपका अनंत होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, चौथा हो गया, पांचवा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो प्रकाश के परावर्तन का विचलन कोण। देखिए अगर कोई यहाँ बस दर्पण है, अगर यहाँ कोई दर्पण है तो यहाँ से जब आएगा कोण और यहाँ से जाएगा, यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें एक बीच में अभिलंब होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री है। अब अगर यहीं पास कोई किरण को एकदम सीधा मार दिया जाए, सीधा, तो लौटेगा भी तो इसी पर ना सीधा, यानी जिस कोण पे वो आएगा, इस तरह से आप समझिए कि इस पे जाए, जिस एंगल से वो आएगा उसी रेखा पर चल जाएगा। इस दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, जीरो। जैसा आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पास हमारे पास यहाँ एक रेखा है और एक ऐसे है। जैसे इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पास आपको ये वाला ये लाइन और इसके बीच में कितना कोण है, 30 डिग्री। और यहाँ पास भी देखिएगा तो इसके बीच में कितना है, 30 डिग्री। लेकिन इसी को अगर हम उठा करके इसी पर अगर चढ़ा दें तो क्या कोण बनेगा। जैसे यहाँ पास देखिए ये प्रकाश आ रहा है ये, और इसको उठा करके इसी ब्लैक वाला पर चढ़ा दें, जैसे वो हम रेड कर देते हैं, क्या है ये रेड, और इस ब्लैक वाले को उठा कर करके और इसी पर चढ़ा दे ऐसे। तो अगर इसी पर चढ़ा देंगे तो क्या इसके बीच में कोण बनेगा, ऐसे कोण बनेगा, नहीं बनेगा। तो वही कह रहा है कि यदि प्रकाश का आपतन कोण, प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से आ रहा है, तो प्रकाश के परावर्तन कोण के लिए विचलन कोण पूछा है। तो विचलन माने कि दोनों पीछे दोनों रेखाओं के बीच में गैप कितना है, जैसे ऐसे ऐसे तो कितना गैप है। तो बताइए कि जब इस लाइन पे आएगा
और इसी पे वो वापस लौट जाएगा तो क्या कोण बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। उत्तर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सही उत्तर 0 डिग्री। नेक्स्ट, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, अब इसको आप समझिए अच्छा से। जैसे यहां कह रहा है कि यदि कोई आपके पास गोलीय दर्पण है, क्या है? गोलीय दर्पण है। जैसे यहाँ पास हम एक दर्पण ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है? एक दर्पण है। तो कौन सा है? किसी दर्पण, तो कोई भी दर्पण ले लीजिए, उत्तल अवतल कोई भी ले लीजिए। तो जैसे मान के चलिए कि इस भाग को हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। जैसे इसको अभी हम बना देते हैं, कौन सा दर्पण? इसको हम बना देते हैं, अभी कोई दर्पण बना दीजिए। जैसे देखिए ये वाला भाग को हम काट दिए। ये काटने से पहले अच्छे से समझिए कि अगर ये गोला है, दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण कहते हैं किसी गोला के एक भाग को। तो जाहिर सी बात है कि इसका बीच में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? केंद्र होगा। बीच में आपका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो अगर कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया बिंदु। चलिए मान के चलिए कि यहाँ पास इसका केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं होती है, केंद्र से लेकर के कहाँ तक? परिधि तक। केंद्र से लेकर के परिधि तक। तो अगर केंद्र से अगर आप परिधि की अगर बात करते हैं तो यहाँ से एक सीधी रेखा, यहाँ से एक सीधी रेखा जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं R। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। लेकिन इसी को अगर कोई काट दे, जैसे इसको अगर हम यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। ये आपका कट गया, ठीक है? तो कट गया और इसका ये वाला भाग को हम पेंट कर देते हैं। ये वाला भाग आपका पेंट। तो बताइए ये दर्पण बन गया कि नहीं? तो अगर दर्पण बन गया तो कौन सी दर्पण? तो याद रखिएगा हमेशा इसका उठा हुआ भाग क्या है? पेंट। ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का ये वाला जो होता है, यहाँ से इसको ये मान लीजिए और इसको कुछ P मान लीजिए। A से P के दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और जब इसका आधा कीजिएगा तो आधा मान के चलिए कि आपका यहाँ पास होगा, यहाँ पास। तो यहाँ से आधा कीजिएगा तो ये कहलाता है F, फोकस। तो हम कह सकते हैं कि R जो है वो बराबर है 2F का, यानी कि F जो है वो बराबर होता है R/2 का। यानी कि वक्रता त्रिज्या के जो आधा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के आधा को क्या कहते हैं? फोकस। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधा। सही आंसर इसका हो जाएगा आधा, आधी होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो दर्पण देखिए, अगर दर्पण कहेगा तो यहाँ पास याद रखिएगा कि दर्पण कह देगा तो समतल हो जाएगा, समतल, ठीक है? लेकिन इसमें 2 मिरर होता है। इसमें क्या होता है? 2। और 2 कौन कौन होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये आपका क्या है? एक सोलर कुकर है, सोलर कुकर है। तो इस सोलर कुकर में देखिएगा तो एक दर्पण आपका यहाँ पास है, एक दर्पण आपका यहाँ पास है और एक यहाँ पास है, 2 है। तो यहाँ से जो लाइट आती है, इस पूरे लाइट को वापस भेजने के लिए यहाँ पास एक दर्पण लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से प्रकाश आएगा, टोटल प्रकाश को इस बॉक्स में भेज देगा, जैसे यहाँ पास देखिए। और इसको खड़ा कर दिया जाता है, ये जो है इसको खड़ा कर दिया जाता है ताकि इधर से जो सनलाइट है ये इस पे पहुँचे और इसको वापस रिफ्लेक्ट कर। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा? बहुत विस्तृत क्षेत्र होगा, तो इस टोटली क्षेत्र को क्या कर देगा? यहाँ से फोकस करेगा इस पे, और इस पे फोकस करेगा तो इसके अंदर में टोटल हीट चला जाएगा। और हीट जो होता है शीशा से बाहर नहीं निकल पाता है।
तो नहीं निकल पाता, तो इसके अंदर में जितना भी भोजन रखा हुआ सामग्री वो सब क्या हो जाता है, वो सब क्या हो जाता है, गर्मी से पक जाता है। गर्मी से क्या हो जाता है, पक जाता है इसके अंदर का सामग्री। तो इसमें जो भी व्यंजन रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा। तो ये जो दर्पण होता है वो समतल होता है। क्या होता है, ये समतल। या इसी के स्थान पे यहाँ पर खोल करके देखिए, इसको खोल दिया है वापस, तो यहाँ पर इसके अंदर का ये आइटम निकल गया। तो ये वाला दर्पण क्या होता है, समतल। तो यहाँ पर याद रखिए कि इसका उत्तल अवतल भी देता है, ठीक है, अवतल, अवतल भी और समतल भी, समतल। तो ये डिपेंड करता है कौन सा लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो आप वहाँ ऑब्जेक्ट ऑप्शन के हिसाब से आप वहाँ मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। देखिए हजामत के लिए अगर बात कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अवतल। हजामत के लिए अवतल। अवतल क्यों होता है, तो अवतल जो दर्पण होता है उसका गुण होता है कि वस्तु के जो साइज होता है, साइज को बड़ा कर देता है। साइज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। दूसरा कि अवतल जो होता है प्रतिबिंब को क्या करता है, आभासी बनाता है। आभासी, आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, और वस्तु से बड़ा। तो अगर आप दाढ़ी बनाइएगा, बाल बनाइएगा, तो बाल जो होता है छोटी छोटी होता है, दाढ़ी जो होता है छोटी छोटी होता है। तो उसको बड़ा दिखने के लिए कौन सा दर्पण लगा दिया जाता है, अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, ताकि एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक भी बाल हो तो उसे काट दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है इसको समझिए। जैसे यहाँ पास अगर हम मान के चलिए कि कोई दर्पण बना दिए, तो इसको ये वाला भाग को अगर हम पेंट कर दिए तो ये वाला जो भाग होता है ये दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र। तो अगर इसमें प्रकाश आएगा, ये जो अभी दर्पण बनाए हैं ये, तो इसमें प्रकाश इतना दूर से आएगा, और इसी चीज को अगर हम इधर एक बना के दिखा दें, जैसे यहाँ पास एक दर्पण और बनाते हैं ये, और इसको इस साइड पेंट करते हैं, तो ये भी दर्पण है। लेकिन इसे बताइए तो प्रकाश यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, ये वाला क्षेत्र। तो ज़्यादा किसका है, तो इसमें पूरा प्रकाश आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा क्षेत्र से आ रहा है, जबकि इसमें क्या 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 है, कम आ रहा है। इसकी दृष्टि क्षेत्र कम होती है, जबकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आप देख सकते हैं यहाँ से। अब कम अगर कह देगा तो किसका हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई यानी कि एच डैश बट्टा एच जो होता है वो बराबर होता है एम का, और एम मतलब होता है मैग्निफिकेशन। एम का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो वस्तु की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब और बट्टा वस्तु, इसकी ऊंचाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु जो मेन वस्तु है उससे कितना बड़ा दिख रहा है। जैसे अगर मान के चलिए कि एक एग्जांपल से हम आपको समझाऊं, एक एग्जांपल से समझा दें हम आपको। पहले इसको हम हटाते हैं, चल इधर हट तुम। अब इसको भी हटाते हैं, तुम भी इधर हट। अब ठीक है। तो यहाँ पास अगर मान के चलिए कि कोई दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पास कोई एक वस्तु है और इसी का प्रतिबिंब यहाँ पास बन गया है। अब देखिए इस दोनों को अगर देखिएगा, चल ऊपर चलता, तो भी ऊपर चल। अब ठीक है, ठीक है। इसको और छोटा करते हैं, इसको और छोटा करो तब समझ में अच्छा से आएगा।
छोटू 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 मोटा क्यों हो रहा है रे? चल 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 चल। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो वस्तु की साइज इतना बड़ा है, देखिए इस वस्तु की साइज को देखिएगा तो इतना है। तो आवर्धन का मतलब है कि अगर हम इसको वस्तु मानते हैं या इसी को वस्तु मान लीजिए, जैसे इधर अगर हम पेंट कर देते हैं तो अगर इधर पेंट करते हैं तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु। हमेशा याद रखिएगा वस्तु को बाईं साइड रखा जाता है यू की तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु। तो वस्तु से ये बड़ा बन रहा है कि नहीं? वस्तु से प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब जो है वो बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं, मान के चलो कि इसका दोगुना ही है। अगर इसका 2 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर है, तो इसी का दोगुना बन गया। तो ये जो दुगुना बना है तो दुगुना ये क्या कहलाएगा? आवर्धन। तो प्रतिबिंब बटा वस्तु, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन। जैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे 4/2 तो काट के कितना आ गया? 2। तो इस वस्तु का आवर्धन कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो इसका सही आंसर आवर्धन होगा। तो आवर्धन हो गया। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी अभी हम यहाँ आपको बताए हैं। देखिए कहाँ गया? हाँ, कि जो गोलीय दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी आधा होती है कौन? फोकस दूरी आधा होती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आपसे कहा है कि अगर वक्रता त्रिज्या यानी आर जो है 40 है तो एफ पूछा है फोकस दूरी, तो एफ कितना होगा? तो 40 का आधा होगा। 40 का आधा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? देखिए ये दर्पण है, ये आपका दर्पण है। तो ये वाला भाग को अगर कलर कर दिया जाए तो फिर ये उत्तल होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इधर से अगर कोई लाइट आएगा तो टकर करके इधर तो नहीं जाएगा, वो वापस इधर जाएगा। यहाँ से अगर कोई लाइट आएगा तो टकर करके इधर जाएगा। और इसको अगर कल्पना करके अगर ऐसे मिलाया जाए, इस रियल में जाएगा नहीं, कल्पना हम लोग करके यहाँ मिला दिए, तो यहाँ मिला दिए तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो प्रतिबिंब अगर रियल में प्रकाश कट जाता है, जैसे यहाँ से प्रकाश आया और ऐसे रिफ्लेक्ट करके चला गया, और एक प्रकाश और आया और वो भी रिफ्लेक्ट कर दिया इसको, तो अगर रिफ्लेक्ट करके यहाँ पास कट गया तो दोनों रियल में कटाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज यानी रियल प्रतिबिंब। और जब रियल में नहीं कटता है तो उसे हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, यानी कि वास्तविक नहीं, अवास्तविक यानी काल्पनिक या आभासी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा आभासी। और जो भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो छोटा बनेगा, वो प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा? छोटा। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में क्या बन जाएगा? आभासी बनेगा और क्या बन जाएगा? ये छोटा बनेगा, छोटा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और एक चीज और इसमें जोड़ लीजिएगा, सीधा बनेगा। सीधा जैसे यहाँ से टकरेगा तो एक उल्टा किसको कहते हैं? जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई प्रतिबिंब वस्तु है और इसका मुड़िया नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला उसका उपेक्षाई क्या है? उल्टा है। लेकिन एक ठोर प्रतिबिंब बने और उसका यहीं पास मुड़ी रह जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सीधा। तो ये आपका सीधा बनता है। आभासी, सीधा या आभासी को ही क्या बोला जाता है? काल्पनिक। और क्या बनेगा? छोटा बनेगा। नेक्स्ट, जैसे देखिए ये आपका क्या है? ये आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में देखिए आपको वस्तु क्या है? यहाँ पास बन रहा है, यहाँ पास क्या है? पेड़ पौधा का बन रहा है। तो ये क्या होता है? विस्तृत क्षेत्र को एक छोटी सा में समाहित कर देता है। तो ये आपका क्या है? रोड सुरक्षा पर, रोड के किनारे ये सब लगा रहता है गाड़ी को निगरानी के लिए, यानी सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? जैसे दर्पण है तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हिस्सा होती है इस दर्पण के हिस्सा को बोला जाता है द्वारक।
द्वारक, इसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वारक। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जो मोटर कार होता है उसके सामने में याद रखिएगा कि वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण लगता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बाहर से कोई गाड़ी आता है, जैसे देखिए यहाँ पास क्या है, हमारे पास एक मिरर है, और ये जो होता है गाड़ी के साइड में आप देखे होंगे इस तरह का आपको यहाँ पास मिरर दिखेगा, यहाँ पास आपको मिरर दिखेगा। तो ये जो मिरर होता है ये होता है उत्तल होता है। और इसमें उत्तल का कारण लगाने का कारण क्या होता है कि उत्तल जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनाता है। और दूसरी बात है छोटा बनाता है। और अगर कोई आपके साइड बाहर गाड़ी आ रही है तो वस्तु को छोटा करके अगर सीधा दिखाया जाए तो इसका जो बोलेरो यहाँ चल आ रही है इसका सही स्थिति का पता लगेगा। यही अगर अवतल लगा दिया जाए तो गाड़ी पलट जाएगा। गाड़ी पलटने का मतलब कि ये जो बोलेरो आपको एक मिनट, ये जो आपको बोलेरो दिख रहा है इसका चक्का जो है आपको नीचे नहीं उल्टा दिखने लगेगा, ऊपर लगेगा। गाड़ी हमारी और आने की बजाय हमारे से पीछे जा रहा है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट की खतरा रहता है। इसीलिए क्या लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ पास देखिएगा तो यहाँ भी लगा हुआ है, और इसके पीछे में यहाँ देखिए बहुत सारा गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बहुत सारा गाड़ी आ रहा है ये तो इसका सही स्थिति का पता चल जाएगा। तो ड्राइवर आराम से इस गाड़ी को क्या कर देगा? साइड दे देगा, या जो भी उसका मतलब डिमांड होगा उसको ये ड्राइवर जो चला रहा होगा इस गाड़ी को वो इसको पूरा कर देगा। लेकिन कौन अवतल लगा दे यहाँ पास तो सीधे इसका उल्टा दिखे लगेगा, तो उल्टा दिखेगा तो सही नहीं होती है। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? आइए इसको यहाँ समझिए। ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, और इस अवतल दर्पण में अगर देखिएगा तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये, इस लाइन को बोलते हैं प्रधान अक्ष। इस लाइन को बोला जाता है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर दो लाइनें खींचा गया है, देखिए है। तो ये दोनों लाइनें जिस जगह पे टकर करके कटेगी, जैसे यहाँ से यहाँ चला, ये टकरने के बाद दर्पण में सीधे यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला, टकरने के बाद कहाँ मिल गया? इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर खींची गई लाइनें जब दर्पण से टकरा कर जाती है तो जिस जगह पर प्रधान अक्ष को काटती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर, तो प्रधान अक्ष ये वाला है और इसके समांतर ये वाला है। चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, तो यहाँ दर्पण है और इसको से क्या हो रहा है? ये परावर्तित हो रहा है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं फोकस दूरी, यानी कि एप, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी, यानी कि उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, उसका फोकस। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु के साइज से बड़ा होता है।
बड़ा होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है तो आपको पता हो गया। तो इसको चलिए आंसर देखते हैं। उल्टा होता है, बड़ा नहीं दिया, उल्टा है तो बड़ा भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा और बड़ा दोनों। नेक्स्ट, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान है। देखिए इसको आप समझिए ऐसे, हाँ इस पे आप समझिए इसको। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये वाला चीज़ को हम लोग कहते हैं सेंटर, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया पी यानी प्रधान अक्ष का मूल बिंदु। तो अगर कोई वस्तु इधर है, इसको अनंत बोलते हैं, इस साइड के पूरा हिस्सा को अनंत अनंत बोला जाता है। अगर वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट सी और अनंत के बीच में, यहाँ पर सी है और सी और अनंत के बीच में रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब एफ और पी के बीच में बनेगा। एफ और पी के बीच में, यानी जैसे जैसे आप इधर जाइएगा इसका साइज वस्तु का प्रतिबिंब इधर बढ़ेगा। इसी तरह से आप जैसे इधर खिसकिएगा इसका प्रतिबिंब की साइज इधर बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब अगर आप सी पर आ जाते हैं, सी पर यहाँ, तो यहाँ आइएगा तो प्रतिबिंब का साइज भी यहीं बन जाएगा। यानी कि जब आप सी पर रहिएगा यहाँ पास, तो आपका प्रतिबिंब भी यहीं पास बनेगा। जैसे ही आप इधर खिसकिएगा तो आपका प्रतिबिंब इधर से फिर इधर खिसकना शुरू हो जाएगा, इस साइड बनना शुरू हो जाएगा। और जब आप एफ और पी के बीच में आ जाइएगा तो आपका जो प्रतिबिंब है वो सी और कहाँ बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब सी पर रहिएगा तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ, क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का अवतल, किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब वस्तु का आकार के समान होता है। सी पर रख दीजिए, कहाँ रखना है, सी पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। इसी को ही सी से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सी। नेक्स्ट, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य, देखिए तरंगदैर्घ्य और एक तरंग वेग होता है, तरंग वेग, ठीक है। तो दोनों में उल्टा संबंध होता है। यानी तरंग वेग जो होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो वेग होता है, वेग का लिखा गया, वेग जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, तरंगदैर्घ्य का, यानी वेवलेंथ का, लेंथ, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का, यानी तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा। याद रखिएगा, उसका वेग क्या होगा, कम। तो अगर प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा कि अधिकतम जो होता है वो लाल का होता है, अधिकतम लाल का, इसीलिए दूर से दिखाई देता है। जिसकी तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उतना ही दूर से दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल। सही आंसर क्या हो गया, लाल। तो बताइए, तो यहीं से क्वेश्चन और भी तो बन सकता है कि किस प्रकाश का या किस रंग का तरंगदैर्घ्य के स्थान पे आपका वेग दे दे, वेग क्या दे दे, वेग दे दे। तो वेग अगर कह देगा तो बताइए, तो अगर वेग कह दिया, वेग अधिकतम होता है तो क्या उसका आंसर लाल होगा, नहीं। अगर वेग कह दिया तो फिर वो आप चले जाइएगा बैगनी में, किसमें, वैगनी में। तो यहाँ पर अगर अधिकतम कह दिया तरंगदैर्घ्य तो लाल, और न्यूनतम वेग कह दिया तो भी आंसर लाल, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे देखिए यहाँ पास आपको हम एक फिगर से समझा देते हैं कि यहाँ पास आपको एक फिगर दिख रहा है ये, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इधर जाइएगा ऐसे, तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा इस साइड। और जैसे जैसे आप इधर आइएगा ये साइड,
तो आपका वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग। तो बताइए कि सबसे कम वेग कहेगा तो किसका? तो सबसे कम वेग में कह देगा तो लाल, और सबसे अधिक वेग कह देगा तो बैगनी। लेकिन अगर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कह दे तो बताइए इधर से इधर आने पर बढ़ रहा है तो सबसे लास्ट में कौन है? लाल। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कह देगा तो लाल, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य कह देगा तो बैगनी। ठीक है, यहाँ पर से कुछ सूत्र वगैरह है, डिफिनेशन है, तो इसको आप चाहे तो याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और इसको याद कर लीजिएगा। तरंगदैर्घ्य के बारे में क्या है? तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं? तो ध्वनि तरंग द्वारा एक दोलन में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तरंग वेग किसको कहते हैं? एकांक समय में, यानी एक सेकेंड में याद रखिएगा, एक सेकेंड में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक सेकेंड में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और जबकि एक दोलन में जो समय लगता है, दूरी तय होती है, उससे हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बताइए, न्यूनतम कह दिया, अभी में हम समझाएं। देखिए, न्यूनतम कह दिया तो न्यूनतम बताइए तो किसका होगा? लाल का होगा। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर जाइएगा तो वेग बढ़ता है, तो यहाँ सबसे शुरुआत में है तो इसका सबसे कम, सबसे लास्ट में यहाँ बैगनी है, बैगनी का सबसे अधिक। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछ दिया तो बैगनी, तरंगदैर्घ्य पूछ दिया तो बैगनी। क्या होगा? तरंगदैर्घ्य पूछ दिया तो बैगनी, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बैगनी। नेक्स्ट, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? तो श्वेत रंग याद रखिएगा, श्वेत रंग जो होता है उस 7 रंगों से मिलकर बनता है। कितने रंग? 7 रंग। कौन कौन है तो याद रखिएगा। इसके लिए यहाँ पास एक ट्रिक होता है, वैजानी पिनाला। बैजा है पिनाला यानी 7 है, बस बैगनी जामुनी। देखिए, इस जामुनी को कभी कभी लोग आसमानी ही बोल देता है, आसमानी। कहीं कहीं आपको ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा कि जामुनी की जगह आसमानी बोलेगा तो गलत नहीं है। जामुनी कोई कलर उलर नहीं होता है, आसमानी कलर होता है। ठीक है, तो बैयानी पिनाला भी बोल सकते हैं, बैजानी पिनाला भी बोल सकते हैं। तो बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी और लाल, तो 7 कलर होता है। तो यहाँ बैगनी और यहाँ पास रेड। ठीक है, तो 7 कलर के मिश्रण से कौन सा प्रकाश बनता है? श्वेत प्रकाश। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्वेत प्रकाश। कितना? 7 रंगों से मिलकर बनता है। सही आंसर 7 रंग। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को हम 20-20 क्वेश्चन करके लाते रहेंगे और डिस्कशन आपको देते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।